देखिए, प्रथम जनजातीय राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल कितने पदक जीते हैं, यहाँ पर ऑप्शन है। और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, 15 पदक जीते हैं, याद रखिएगा। चलिए, याद रखना है कि उड़ीसा के जो है भुवनेश्वर में 12 जून तक जो है आयोजित प्रथम जनजातीय राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने 1 स्वर्ण, 6 रजत और 8 जो है कांस्य मिलाकर कुल 15 पदक जीते हैं। और वही इस स्पर्धा में जो है 18 राज्यों के जो है खिलाड़ियों ने भाग लिया था। ओके, चलिए ये है अगला प्रश्न। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित प्रदेश के पहले मिलेट कैफ़े का शुभारंभ किस जिले में हुआ है? तो किस जिले में हुआ है, ऑप्शन है। सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, बस्तर, याद रखिएगा बस्तर। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो याद रखना है कि ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित प्रदेश के जो है पहले मिलेट कैफ़े का शुभारंभ बस्तर जिला अंतर्गत जगदलपुर के जो है कोडेनार के रीपा में किया गया है, याद रखना है। और याद रखना है वही है कि विजय है ना, कलेक्टर जो है विजय दयाराम ने बस्तरिया मिलेट्स कैफ़े का शुभारंभ किया। और कोडेनार में दोस्तों ग्रामीण औद्योगिक पार्क की जो स्थापना की गई है। यहाँ प्रदेश के पहले मिलेट्स कैफ़े खुलने से यह अंचल का दोस्तों यहाँ पर जो है बहुतायत में उगाई जाने वाली मिलेट्स जो है फसलों की प्रसिद्धि बढ़ेगी इससे। वही है ना, याद रखना है किस जिले में हुआ है, कहाँ हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए ये वाला प्रश्न है। देखिए, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बाल उदय योजना के तहत राज्य में कितने बाल देखरेख संस्था संचालित है? यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, ध्यान दीजिएगा 69, याद रखना है 69। चलिए याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में जो है बाल देखरेख संस्था से बाहर जाने वाले बालकों के जो है जीवन को सही दिशा देने के लिए मुख्यमंत्री बाल उदय योजना की जो है शुरुआत की गई है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है बालकों की जो है देख रेख, समुचित पुनर्वास और एक सफल नागरिक के रूप में दोस्तों उसको जो है ना उनको जो है स्थापित करना है। और याद रखने की योजना के तहत राज्य में संचालित 69 बाल देख रेख संस्थाओं के 108 बच्चों को जो है लाभान्वित किया जाएगा, ठीक है, इस योजना के तहत। और वही है मिशन वात्सल्य के अंतर्गत दोस्तों बच्चों के जो है आफ्टर केयर के लिए 4000 रुपये के जो है आर्थिक सहयोग का प्रावधान है। और मुख्यमंत्री बाल उदय योजना के तहत संस्थाओं से जो है बाहर निकलने वाले बच्चों के कौशल उन्नयन, उच्च शिक्षा सहित दोस्तों व्यावसायिक प्रशिक्षण भी है ना, इनकी भी जो है व्यवस्था राज्य सरकार ने की है। याद रखना है कि वहीं आवास हेतु दोस्तों 1000 रुपये की जो है आर्थिक सहायता का भी प्रावधान किया गया है। और याद रखना है, देखिए कि ये घोषित कब हुआ, ये योजना जो है ना, इनका घोषणा कब किया गया? तो 6 मार्च 2023, ठीक है, बजट में इसका जो है प्रावधान किया गया है। ओके, तो ये सब है। चलिए ये है। देखिए, अविभाजित मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री रहे कुंवर भानु प्रताप सिंह का हाल ही में निधन हो गया। उनका संबंध किस रियासत से था? तो यहाँ पर देखेंगे। सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, रायगढ़, याद रखिएगा रायगढ़। चलिए तो वही है, याद रखना है कि रायगढ़ राज परिवार के जो है स्वर्गीय महाराजा चक्रधर सिंह के जो है कनिष्ठ सुपुत्र और अविभाजित मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री रहे कुंवर भानु प्रताप सिंह का जो है निधन हो गया है। और वही है 90 वर्ष के थे वे। चलिए ये हैं। देखिए, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो क्या रखा गया है, ऑप्शन यहाँ पर है। सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, प्रधानमंत्री म्यूजियम एवं लाइब्रेरी सोसाइटी, याद रखिएगा ऑप्शन ए सही है। तो चलिए देखते हैं। तो वही है, याद रखने की नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी किया गया है। ओके, याद रखना है। और यही है कि प्रधानमंत्री जो म्यूज़ियम को है ना 21 अप्रैल 2022 से आम जनता के लिए खोल दिया गया है। और प्रधानमंत्री संग्रहालय के उद्घाटन के करीब 1 साल बाद जो है इसका नाम बदला गया है। याद रखना है कि यह स्थान जो है देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जो है सरकारी निवास हुआ करता था और इसे 3 मूर्ति भवन परिसर के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अगला प्रश्न ये है, देखिए भारत की किस लेखिका को यूरोपियन एसे प्राइज़ फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान दिया जाएगा? तो किसे दिया जाएगा? चेहरा देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, अरुंधति राय, याद रखिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो याद रखने की लेखिका अरुंधति राय को 45वां यूरोपियन एसे प्राइज़ फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान दिया जाएगा।
और उन्हें जो है यह सम्मान 2021 में प्रकाशित आज़ादी नामक निबंध संकलन के फ्रेंच अनुवाद के लिए दिया जाएगा। ओके, तो ये है। देखिए 2023 के अंत में किस राज्य में विधानसभा चुनाव नहीं होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है असम। याद रखना है असम। चलिए, तो याद रखना है कि 2023 के अंत में दोस्तों इन 5 राज्यों में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना व मिजोरम में विधानसभा चुनाव होगा। और देखिए कि मध्य प्रदेश 230, छत्तीसगढ़ 90, राजस्थान 200, तेलंगाना 119, मिजोरम 40 सीटों के लिए दोस्तों विधानसभा चुनाव होगा। ओके, देखिए निम्नलिखित में से किसकी जोड़ी ने इंडोनेशिया ओपन 2023 मेंस डबल्स में गोल्ड मेडल जीता है? यहाँ पर ऑप्शन है, देखिए करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी व दोस्तों चिराग शेट्टी की जोड़ी ने। ठीक है, चलिए, तो याद रखना है कि भारत के जो है सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने मलेशिया के आरोन चिया और सो उइक को 21-17 है ना 21-18 से हराकर इंडोनेशिया ओपन 2023 का फाइनल जीत लिया है। और दोनों की जोड़ी ने दोस्तों इंडोनेशिया ओपन 2023 मेंस डबल्स में भारत को पहला जो है स्वर्ण पदक दिलाया। और यह इंडोनेशिया ओपन में भारत का किसी भी डबल्स कैटेगरी में पहला स्वर्ण पदक है, याद रखिएगा। याद रखना है कि सात्विक और चिराग है ना BWF याद रखना है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन 1000 इवेंट जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी बन गई है। ठीक है, याद रखना है, पहली भारतीय जोड़ी बन गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए गूगल ने किस भारतीय बायोकेमिस्ट डॉक्टर की 112वीं जयंती पर उन्हें अपना डूडल समर्पित किया? ऑप्शन है यहाँ पर देखेंगे, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, डॉक्टर कमला है ना सोहोनी। याद रखना है, डॉक्टर कमला सोहोनी। चलिए, तो याद रखना है कि गूगल ने भारतीय बायोकेमिस्ट डॉक्टर कमला सोहोनी की 112वीं जयंती पर उन्हें अपना डूडल समर्पित किया है। और वह विज्ञान के क्षेत्र में PhD हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला थी, याद रखिएगा इसको। देखिए छत्तीसगढ़ में खनिजों से वर्ष 2022-23 में कितने करोड़ रुपए का रिकॉर्ड राजस्व प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, 12,941 करोड़ रुपए। याद रखना है ना, इतने का राजस्व जो है प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। तो याद रखना है कि वही छत्तीसगढ़ में जो है खनिजों से वर्ष 2022-23 में 12,941 करोड़ रुपए का जो है रिकॉर्ड राजस्व प्राप्त हुआ है। और यह राशि वर्ष 2021-22 की तुलना में 636 करोड़ रुपए अधिक है। याद रखना है कि वर्ष 2021-22 में कुल खनिज राजस्व 12,305 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ था। और वर्ष 2017-18 में खनिज राजस्व आय लगभग 4,911 करोड़ रुपए थी, जिसकी तुलना में दोस्तों वर्ष 2022-23 में खनिज राजस्व का जो आय है 2.5 गुना से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये है, इसको याद रखिएगा। ये वाला प्रश्न देखिए हाल ही में हुए व्हील चेयर क्रिकेट स्पर्धा में कौन सा राज्य चैंपियन रहा? तो कौन सा राज्य चैंपियन रहा देख लीजिए। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, छत्तीसगढ़, अपना छत्तीसगढ़। चलिए, तो याद रखना है कि समाज कल्याण विभाग के तत्वाधान में छत्तीसगढ़ व्हील चेयर क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा नेताजी सुभाष स्टेडियम में 4 राज्यों की जो है क्रिकेट स्पर्धा में छत्तीसगढ़ चैंपियन रहा है। और छत्तीसगढ़ ने आंध्र प्रदेश को फाइनल में पराजित कर इस खिताब को जीत लिया है। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से किस जिले में सिकल सेल का विश्व स्तरीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस संस्थान बनाया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, रायपुर। याद रखना है, रायपुर। चलिए, तो याद रखना है कि रायपुर में जो है सिकल सेल का विश्व स्तरीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस संस्थान बनाया जाएगा। और हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दोस्तों इसकी जो है आधारशिला रखी है। और यही है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का जो है फ़ायदा पड़ोसी राज्यों के जो है मरीजों को भी मिलेगा। यहाँ निःशुल्क जांच और इलाज के साथ सिकल सेल पर शोध भी किया जाएगा। ओके, तो यही है। अगला प्रश्न देखेंगे, ये है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 23 जून को। याद रखना है, 23 जून को मनाया जाता है। चलिए, तो याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। और पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 1894 की स्थापना के उपलक्ष्य में 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है इतना कुछ।
चलिए, यही है कि इस वर्ष के जो है ओलंपिक दिवस की थीम क्या है, लेट्स मूव है। ठीक है, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए। देखिए एशिया का सबसे ऊंचा पेड़ कहाँ मिला है, तो कहाँ मिला है यहाँ पर देखेंगे। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है तिब्बत, याद रखिएगा तिब्बत। चलिए, तो याद रखना है कि वैज्ञानिकों को एशिया का सबसे ऊंचा पेड़ है ना तिब्बत में मिला है। और यह याद रखना है साइप्रस पेड़ जो है 335 फीट ऊंचा है और इसका व्यास 9.6 फीट है, ध्यान दीजिएगा। और न्यूयॉर्क के जो है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है ना 305 फीट से बड़ा यह पेड़ दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा वृक्ष है, याद रखना है। और एशिया के जो है सबसे ऊंचे पेड़ तिब्बती साइप्रस तिब्बत 335 फीट। येलो मराती, याद रखना है येलो मरांती मलेशिया 331 फीट। एबिस अर्नेस्टी तिब्बत 274 फीट और पाइनस भूटानिका तिब्बत 200 है ना 52 फीट और तुआलांग मलेशिया 227 फीट। ठीक है, तो इतना कुछ याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये है, देखिए निम्न में से कहाँ स्टील से विश्व का सबसे बड़ा मेमोरियल बनाया जाएगा, तो कहाँ बनाया जाएगा देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है हैदराबाद, याद रखना है हैदराबाद। चलिए, तो याद रखना है कि तेलंगाना के हैदराबाद में स्टील से विश्व का सबसे बड़ा मेमोरियल बनाया जाएगा। और हाल ही में मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में तेलंगाना शहीद स्मारक आम्रा दीपम अमर दीपक का जो है उद्घाटन किया है। और हुसैन सागर झील के पास 45 मीटर की यह संरचना स्टील से बना दुनिया का सबसे बड़ा मेमोरियल है। ठीक है, और वही है इसके निर्माण में दोस्तों 1600 मीट्रिक टन स्टेनलेस स्टील का जो है इस्तेमाल किया गया है। ओके, देखिए हाल ही में चर्चित छत्तीसगढ़ का एक शिलालेख जहां छत्तीसगढ़ में पशुधन की समृद्धि का पता चलता है, वह कौन सा है, तो कौन सा शिलालेख है देख लीजिएगा, ऑप्शन दिया गया है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है गुंजी का शिलालेख, याद रखिएगा गुंजी का शिलालेख। चलिए, तो याद रखना है कि शक्ति जिला में स्थित गुंजी के शिलालेख से ऋषभ तीर्थ होने और 1000 गायों के जो है दान देने की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो जांजगीर चांपा जिले से अलग होने के बाद शक्ति जिला में है गुंजी, याद रखिएगा। और याद रखना है कि इससे छत्तीसगढ़ में जो है पशुधन की समृद्धि का पता चलता है। ओके, और यही है डॉक्टर रविशंकर के अनुसार दोस्तों है ना सरगुजा जिला स्थित रामगढ़ के शिलालेख में बनारस का उल्लेख हुआ है और मंदिर नर्तकीय देवदासी परंपरा की जानकारी मिलती है। ओके, तो इतना कुछ है, इसको याद रखना है ना। चलिए, ये वाला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किस जिले में सेल की 149 करोड़ रुपए की लागत से प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन है देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है कांकेर, याद रखिएगा कांकेर जिला में। चलिए, तो याद रखना है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की जो है छत्तीसगढ़ के कांकेर में 149 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित प्रसंस्करण इकाई का जो है केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उद्घाटन किया है। ओके, और सेल की दिल्ली स्थित लौह अयस्क खदान में यह सिलिका प्रसंस्करण इकाई स्थापित की गई है। ओके, तो इसको याद रखना है ना। चलिए, ये वाला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस विधानसभा क्षेत्र के विधायक का निधन हो गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है वैशाली नगर, याद रखिएगा वैशाली नगर। चलिए, तो याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के जो है दुर्ग जिला के वैशाली नगर विधानसभा से विधायक विद्यारतन भासिन का जो है निधन हो गया है और वह 2005 में बीजेपी से नगर निगम के चुनाव में बड़ी जीत हासिल किया और मेयर बने और इसके बाद 2013 और है ना 2018 में लगातार वैशाली नगर के विधायक बने। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ये है देखिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो कहाँ किया गया है देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है कोलकाता, याद रखना है कोलकाता। चलिए, तो याद रखना है कि कोलकाता में फेडरेशन ऑफ फिल्म सोसाइटीज़ ऑफ इंडिया सोशल स्पोर्ट्स फाउंडेशन के सहयोग से प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया और इस महोत्सव में जर्मनी की 4, अमेरिका की 1 और बांग्लादेश की 1 और भारत की जो है 7 फिल्में दिखाई गई। ठीक है, देखिए किस विंग कमांडर को छत्तीसगढ़ का एयर एनसीसी का नया चीफ बनाया गया है, ऑप्शन है यहाँ पर देखेंगे।
करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, विवेक साहू। ध्यान दीजिएगा, विवेक साहू जी। चलिए देखेंगे। तो याद रखना है कि विंग कमांडर वी के साहू मतलब विवेक साहू को दोस्तों छत्तीसगढ़ एयर एनसीसी का जो है नया चीफ बनाया गया है और कमांडिंग ऑफिसर उन्होंने रायपुर एयर एनसीसी मुख्यालय में ज्वाइन किया। याद रखना है कि वी के साहू इसी एनसीसी यूनिट में कैडेट थे। एयर फोर्स में अफसर बनने के बाद भारतीय वायुसेना ने उन्हें भेजा है। ओके, याद रखना है। और यही है कि मध्य प्रदेश और बाद में छत्तीसगढ़ बनने के बाद अब तक 60 साल में पहली बार किसी कैडेट और छत्तीसगढ़ के एयरफोर्स अफसर यहाँ कमांडिंग अफसर के पद पर पहुँचे हैं। ठीक है, तो ये है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये है, देखिए छत्तीसगढ़ का पहला रॉक गार्डन कहाँ विकसित किया गया है? तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, रामाराम। याद रखना है, सुकमा का रामाराम। चलिए देखेंगे। तो याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में जो है भगवान श्री राम जी के वनवास काल से संबंधित पर्यटन स्थलों में से एक सुकमा जिले के रामाराम में रॉक गार्डन बनाया गया है। याद रखिएगा। और यह छत्तीसगढ़ का पहला रॉक गार्डन है जिसे राज्य सरकार ने पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है। याद रखिएगा कि रॉक गार्डन के अंदर गुफा बना हुआ है जिसमें भगवान श्री राम जी के जन्म से लेकर वनवास काल और सीता हरण के बाद दोस्तों रावण का वध को तस्वीरों के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। याद रखना है कि इसके प्रवेश द्वार पर प्रवेश द्वार पर 2 हाथियों की जो है मूर्तियाँ रखी गई है। रॉक गार्डन के अंदर मानव मुद्रा को प्रदर्शित करती चट्टानों से बनी प्रतिमाएं स्थापित की गई है जो मनुष्य की अभिव्यक्तियों को दर्शाता है। ओके, याद रखना है किस जिले में है, कहाँ है, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए अगला प्रश्न। ये वाला प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सीजी हिस्ट्री से संबंधित है ना, वर्तमान के संदर्भ में। देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हाथी के चिन्ह वाले मगवंशी काल के सिक्के मिले हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, रीवा। याद रखना है, रीवा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। याद रखना है कि रायपुर जिला के जो है रीवा में पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग द्वारा 60 एकड़ जमीन पर ऐतिहासिक धरोहर की जो है खोज व उत्खनन चल रहा है पिछले 3 सालों से। याद रखिएगा। और यहाँ 2018-19 में उत्खनन की जो है शुरुआत में कुषाण काल, कलचुरी काल और पांडुवंशी काल के जो है पुराने धरोहर मिले हैं। ठीक है, याद रखना है कि हाल ही में यहाँ उत्खनन से नए राजवंश मगवंश का जो है पता चला है और उत्खनन स्थल लगभग 6वीं शताब्दी के जो है प्रशासनिक व व्यापारिक स्थल के रूप में विकसित किया था। ठीक है, याद रखना है कि इसके साथ ही मगवंशीय तांबे के सैकड़ों सिक्के जो है खुदाई के दौरान मिल रहे हैं और मगवंशी शासनकालीन सिक्के हाथी के जो है चिन्ह वाले हैं। याद रखना है। 2019-20 में यहाँ उत्खनन के दौरान 12वीं शताब्दी के जो है कलचुरी काल का सिक्का एक मटके में प्राप्त हुआ और वहीं कुषाण काल के जो है 100 सिक्कों के साथ दोस्तों कर्मादित्य चित्र बना सिक्का भी यहाँ प्राप्त हुआ है। याद रखना है कि इस क्षेत्र में स्वर्ण, रजत और तांबे के जो है सिक्के मिले हैं। मगवंश का जो उल्लेख है वायु पुराण में मिलता है। याद रखिएगा कि उत्खनन के दौरान इस क्षेत्र में 10,000 साल पुराना हाथी का जबड़ा, 2,000 साल पुराना धातु लगाने का पात्र व रिंग वेल मिला है। ओके, तो ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये है, देखिए हाल ही की शोध के अनुसार छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक तेंदुआ वाला अभ्यारण्य कौन सा है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा, ऑप्शन दिया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, उदयंती सीता नदी अभ्यारण्य। याद रखिएगा। चलिए, याद रखना है कि सर्वाधिक वन भैंसा, सर्वाधिक मोर और सर्वाधिक तेंदुआ वाला जो अभ्यारण्य है कौन सा है? उदयंती सीता नदी अभ्यारण्य है। और सर्वाधिक नील गाय वाला अभ्यारण्य तमोर पिंगला व शेमरशोत अभ्यारण्य है। ठीक है, याद रखिएगा। सर्वाधिक बाघ वाला अभ्यारण्य अचानक मार अभ्यारण्य है और सर्वाधिक सोन कुत्ता वाला अभ्यारण्य गोमर्दा अभ्यारण्य है। याद रखना है इसको। और सबसे छोटा अभ्यारण्य बादलखोल अभ्यारण्य है। ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हो, है ना। बादल सबसे बड़ा होता है ना, आपको क्या रखना है, इसके विपरीत छोटा। ठीक है, और सबसे बड़ा अभ्यारण्य तमोर पिंगला अभ्यारण्य है। याद रखिएगा। ओके,
मोर सबसे छोटा होता है, ठीक है, बादल की तुलना में आप उसको बड़ा मानिएगा, है ना। और सबसे न्यूनतम अभ्यारण्य कौन सा है, भोरमदेव अभ्यारण्य है, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, है ना। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे बनाया गया है, तो किसे बनाया गया है देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है स्वामीनाथन जानकीरमन, याद रखना है स्वामीनाथन जानकीरमन। चलिए याद रखना है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का जो है नया डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जानकीरमन को बनाया गया है और वह 3 साल के लिए जो है वर्तमान डिप्टी गवर्नर के पद पर जो है मौजूद रहेंगे और वह महेश कुमार जैन के जो है कार्यकाल समाप्त होने के बाद पदभार ग्रहण करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। और वही है, याद रखना कि आरबीआई का जो है वर्तमान गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास जी है। ओके, देखिए हाल ही में मुख्यमंत्री बालवाड़ी योजना के तहत कितने बालवाड़ियों का शुभारंभ किया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन है देख लीजिए। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है 4318 बालवाड़ियों का शुभारंभ किया गया है, याद रखना है, ठीक है। चलिए डिटेल से देखते हैं। तो याद रखना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव सत्र 2023-24 का जो है शुभारंभ किया है और इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बालवाड़ी योजना के दूसरे चरण में 4318 बालवाड़ियों का शुभारंभ किया और पिछले वर्ष पहले चरण में दोस्तों राज्य में 5173 बालवाड़ियाँ प्रारंभ की गई थी और इस वर्ष वही है 4318 बालवाड़ियों का जो है ना खोला गया है और शुभारंभ किया गया है और अब जो है इनकी संख्या बढ़कर 9491 हो गई है, ठीक है। याद रखना टोटल कितना है 9491 बालवाड़ियाँ। ओके, तो याद रखना है इसको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और भी है इसके तहत ये भी देख लीजिए कि स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा नई शिक्षा नीति के अनुसार दोस्तों बच्चों के जो है सिखाने एवं समझने की क्षमता में विकास करने के लिए छत्तीसगढ़ बालवाड़ी योजना शुरू किया गया है और यह योजना राज्य के जो है 5 से 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए शुरू की गई है। याद रखना है कि इस योजना की जो शुरुआत है 5 सितंबर 2022 को हुई। ओके, तो याद रखना कब हुई है ना, तो ध्यान रखना डेट को, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है, तो कितनी राशि, यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है 2000 करोड़ रुपए, याद रखिएगा 2000 करोड़ रुपए। चलिए तो याद रखना है कि देखिए प्रदेश की शालाओं में दोस्तों उच्च स्तर की जो है अधोसंरचनात्मक सुविधाएं विकसित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना शुरू की गई है और देखिए कि मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत 29,284 स्कूल भवनों की जो है मरम्मत के लिए लगभग 2000 करोड़ रुपए की जो है राशि स्वीकृत की गई है। ओके, तो याद रखिएगा इसको। और नॉइस के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा लेट से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, है ना। चलिए पानी गिर रहा है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए छत्तीसगढ़ में कब से शाला प्रवेश उत्सव 2023 का शुभारंभ किया गया, तो कब से शुरू किया गया है, यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है 26 जून, याद रखना है 26 जून। चलिए डिटेल से देखते हैं। याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में 26 जून को दोस्तों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा शाला प्रवेश उत्सव 2023 का शुभारंभ किया गया और शाला प्रवेश उत्सव 2023 के अवसर पर दोस्तों अप्रवेशी, प्रवेश योग्य और अनियमित बच्चों को प्रवेश के लिए उन्हें प्रेरित किया जाएगा। निःशुल्क गणवेश और किताबों के साथ स्कूलों में बच्चों का जो है प्रवेश लिया जाएगा। याद रखना है कि शाला प्रवेश उत्सव 2023 के दौरान बच्चों में दोस्तों स्कूल जाने की जो है रुचि बढ़ाने लगभग 50,000 स्कूलों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और राज्य सरकार द्वारा बस्तर में दोस्तों नक्सल हिंसा से प्रभावित 314 स्कूलों को पुनः संचालित किया जा रहा है और इससे लगभग 15,000 बच्चे जो है लाभान्वित होंगे, ठीक है। तो इतना कुछ याद रखना है इसके संबंध में। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा, देखिए किसे मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है, ऑप्शन है यहाँ पर देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है नरेंद्र मोदी जी, याद रखिएगा श्री नरेंद्र मोदी जी। चलिए
तो याद रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा कि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने काहिरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस सम्मान से नवाजा। ठीक है, तो याद रखना है ऑर्डर ऑफ द नाइल, है ना। चलिए देखिए, छत्तीसगढ़ में शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए वर्ल्ड बैंक ने कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, 2460 करोड़ रुपए। याद रखिएगा इसको, है ना, 2460 करोड़ रुपए। चलिए, तो याद रखना है कि राज्य सरकार की पहल पर छत्तीसगढ़ के स्कूलों में बेहतर आधारभूत ढांचे के साथ शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, सीनियर सेकेंडरी स्तर तक, है ना, विज्ञान एवं वाणिज्य की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए वर्ल्ड बैंक ने छत्तीसगढ़ को लगभग 2460 करोड़ रुपए राशि देने के लिए मंजूर किया है। और वही है, इस परियोजना से गरीब और कमज़ोर वर्ग से आने वाले लगभग 40 लाख छात्र जो है लाभान्वित होंगे। याद रखिएगा दोस्तों कि शिक्षा के क्षेत्र में अनेक नवाचारी पहल किए जा रहे हैं और सभी स्तरों में शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने, सीनियर सेकेंडरी स्तर पर साइंस और कॉमर्स की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ एक्सेलरेटेड लर्निंग फॉर नॉलेज इकोनॉमी ऑपरेशन मतलब चाक परियोजना शुरू की गई है। ओके, और इस परियोजना के माध्यम से दोस्तों दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में भी अध्यापन की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। इसी तरह दोस्तों वर्ल्ड बैंक की मदद से वही 600 मॉडल स्कूलों के विकास एवं संचालन में मदद मिलेगी। ठीक है, तो इतना कुछ इसके संबंध में देखेंगे और याद रखिएगा। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए, हाल ही में चर्चित हाथी पखना टूरिस्ट पॉइंट यह किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। याद रखिएगा दोस्तों ये कहाँ है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में है। चलिए, तो याद रखिएगा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दोस्तों 14 किलोमीटर जो है लंबा बायोस्फीयर है और वही है कि यह एशिया का दोस्तों पहला बायोस्फीयर था, वर्तमान में नहीं है, याद रखना है। और बायोस्फीयर इलाके में ही दोस्तों परेवा बाड़ी से कुछ ही दूरी पर प्रसिद्ध टूरिस्ट पॉइंट हाथी पखना है। याद रखना है हाथी पखना। और यहाँ विशाल काय एक चट्टान है दोस्तों जहाँ से पानी निकलता है, जो गजराज के, है ना, गजराज के समान है, हाथी के समान, और इसी के कारण इसे क्या बोलते हैं, हाथी पखना कहते हैं। और हाथी पखना के पास ही दोस्तों लंबी लंबी एनाकोंडा से लंबी और मजबूत लताओं का कुंज भी है। ओके, तो याद रखना है ये हाथी पखना टूरिस्ट पॉइंट किस ज़िले में है, कहाँ है? ठीक है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में है ना। ये किस ज़िले में आता है? याद रखिएगा बस्तर ज़िला। ठीक है, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए हाल ही में चर्चित झांझ जलाशय यह किस ज़िले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर, है ना, सी सही है, रायपुर में है। याद रखिएगा दोस्तों रायपुर में है। चलिए तो ओके देखते हैं, यही है कि झांझ जलाशय कहाँ है ना, रायपुर जिला में स्थित है। और नवा रायपुर अटल नगर स्थित झांझ जलाशय में वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों के संचालन व सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, इसीलिए चर्चा में है। लेकिन है ना, सौंदर्यीकरण के नाम पर वहाँ पर, ठीक है, मुरम मिट्टी डाल दिया गया है, ठीक है, इसीलिए चर्चा में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए छत्तीसगढ़ के वैज्ञानिकों ने राज्य में कितने नई दुर्लभ पौध प्रजातियों की पहचान की है? ऑप्शन है यहाँ पर देखेंगे, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 10। याद रखना है 10 दुर्लभ पौध प्रजातियों की पहचान किया गया है। चलिए तो याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के वैज्ञानिकों ने राज्य में दोस्तों 10 नई दुर्लभ पौध प्रजातियों की पहचान की है और ये घास, बेला, मध्यम वृक्ष एवं झाड़ियों की प्रजातियां हैं जिन्हें उदंती अभयारण्य और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में खोजा गया है। याद रखिएगा दोस्तों कि इन प्रजातियों में एक घास की प्रजाति, 2 बेला की, 2 मध्यम आकार के वृक्ष की तथा 5 झाड़ियों की प्रजातियां शामिल है ना। बाकी ये आप वैज्ञानिक नाम देख लीजिए, याद कर लीजिएगा, ठीक है इसको, ओके, है ना, ये वैज्ञानिक नाम है। और वही है कि इन पौध प्रजातियों का जो है सैंपल एकत्रित करके, है ना, हर्बेरियम बनाया गया है, ठीक है, तो इसको याद रखना है ना। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए,
देखिए, भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है। याद रखना एक्स एक्वेरिन, याद रखिएगा एक्स एक्वेरिन। चलिए, तो वही है, याद रखिएगा कि भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्वेरिन का 12वां संस्करण उत्तराखंड के चौबटिया में हुआ है, याद रखना है। और इस सैन्य अभ्यास का जो आयोजन है 11 से 24 जून 2023 तक किया गया। और वही है, एक्वेरिन का जो है याद रखना है अर्थ मित्र होता है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, टी.एस. सिंहदेव। याद रखिएगा टी.एस. सिंहदेव को बनाया गया है। चलिए, तो भैया याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में दोस्तों कांग्रेस ने सीनियर नेता और राज्य के जो है स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव को है ना राज्य का जो है डिप्टी सीएम नियुक्त किया है। और वही है, उप मुख्यमंत्री बनाया गया है उन्हें। और ये छत्तीसगढ़ के प्रथम उप मुख्यमंत्री हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बन गए हैं, तो याद रखिएगा इसको। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ये है, देखिए, देश का चौथा और मध्य भारत का पहला जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो कहाँ बनाया जा रहा है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, रायपुर में। याद रखना है रायपुर में बनाया जा रहा है। चलिए, तो याद रखना है कि रायपुर में देश का चौथा और मध्य भारत का पहला जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क बनाया जा रहा है। और इससे छत्तीसगढ़ में सोने का जो है कारोबार बढ़कर दोगुना हो जाएगा और रोजगार प्राप्त होगा। ओके, चलिए, रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। ये वाला प्रश्न देखिए, भारत रोड नेटवर्क के मामले में कौन से स्थान पर पहुंच गया है? तो रोड नेटवर्क के मामले में कौन से स्थान पर है भारत? तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, द्वितीय। याद रखना है द्वितीय। तो चलिए, तो याद रखना है कि अपना देश भारत रोड नेटवर्क के मामले में चीन को पछाड़कर विश्व में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। पहले स्थान पर अमेरिका है। याद रखिएगा, पिछले 9 वर्षों में भारत के जो है रोड नेटवर्क में 59% की जो है वृद्धि हुई है। और भारत का रोड नेटवर्क अब याद रखना है 1.45 लाख किलोमीटर लंबा है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये है, देखिए, सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 कहाँ खेला जा रहा है? तो कहाँ खेला जा रहा है, किस देश में, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, अपना भारत। याद रखना है भारत, ठीक है। तो याद रखिएगा, है ना, सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 अपने ही देश में भारत में खेला जा रहा है, ठीक है। और इस चैंपियनशिप में 8 टीमें हिस्सा ले रही है। ध्यान दीजिएगा कि ग्रुप ए में, है ना, तो ग्रुप ए में भारत, कुवैत, नेपाल, पाकिस्तान है। और ग्रुप बी में दोस्तों लेबनान, मालदीव और भूटान व बांग्लादेश है, ठीक है। और वही है कि इस चैंपियनशिप का जो आयोजन है 21 से 4 जुलाई 2023 तक होगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, तो देखिए हाल ही में कितने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत की गई है? यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 5। याद रखना है 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की जो है शुरुआत की गई है। चलिए, जितने भी फैक्ट है सभी को ध्यान दीजिएगा। तो याद रखना है कि पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 15 फरवरी 2019 में, याद रखना है, काशी से जो है दिल्ली के बीच चली है। और वंदे भारत ट्रेन के कॉन्सेप्ट का जो श्रेय है रेलवे इंजीनियर एवं चेन्नई स्थित इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री के जनरल मैनेजर सुधांशु मणि है। याद रखना है ना, स्पेलिंग यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, सुधांशु मणि है, ध्यान दीजिएगा। और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में दोस्तों याद रखना है, इस ट्रेन को पहले किस नाम से जाना गया? तो ट्रेन 18 के नाम से, ठीक है, याद रखना है। और मेड इन इंडिया स्टेटस के तहत दोस्तों ट्रेन 18 का जो है नाम बदलकर वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया गया, याद रखिएगा। और याद रखना है कि वंदे भारत ये ट्रेन है, ये देश की जो है पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। और 52 सेकेंड में दोस्तों 100 किलोमीटर प्रति घंटा की जो है रफ्तार पकड़ लेती है ये ट्रेन। याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 जून को 5 नए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का जो है शुभारंभ किया। और इसमें रानी, कमलापति, जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, और खजुराहो, भोपाल, इंदौर, है ना, ये है। और मझगांव, मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, धारवाड़, बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, और रांची, पटना वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है शामिल है, ठीक है। तो इन सबको रखना है आपको याद, है ना। चलिए।